प्रिय विद्यार्थियों, आपका अपना YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेस मोहनिया, इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं भाई ईश्वर चंद्र हिम्मत, एक प्रसिद्ध साहित्यकार और इतिहासकार, आज आपका परिचय गोधली भाग 2 10वीं वर्ग की शीर्षक 20 के दांत से कराएंगे। शीर्षक 20 के दांत के लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा। प्रख्यात कहानीकार नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म 18 फरवरी 1916 में पटना बदरघाट में हुआ था। इनके पिता का नाम रामावतार शर्मा था और माता का नाम रत्नावली देवी था। इनके पिता रामावतार शर्मा हिंदी और संस्कृत भाषा के प्रख्यात विद्वान थे। पंडित नलिन विलोचन शर्मा जी ने बचपन की पढ़ाई अपने ग्रामीण क्षेत्रों से किया, फिर आगे पटना विश्वविद्यालय में आजीवन ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। उन्होंने प्रस्तुत पाठ 20 के दांत जो लिखा है, इसमें एक मध्यम वर्ग के सफेद पोशी के बारे में बताने का काम किया है। कवि नलिन विलोचन शर्मा जी कहते हैं कि अमीरी की कब्र पे गरीबी की घास बड़ी जहरीली होती है। अर्थात जब कोई अमीर आदमी गरीब बन जाता है तो पल पल आहें भरता है, सोचता है, रोता है, बिलखता है कि एक समय मैं भी अमीर था, मेरे पास भी गाड़ी, नौकर चाकर, बंगला सब कुछ थे, मगर आज हमारी किस्मत है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। घर जना परिजना महल अटारी, छूट जाए सब नर नारी। और बिलखता है कि प्रभु मुझे आपने सब कुछ दिया, मगर मैंने पता नहीं कौन कर्म किया जो आपने सब कुछ ले लिया। लेकिन वही व्यक्ति जब गरीब से अमीर बन जाता है तो बीते हुए दिनों को भूल जाता है। उसे कभी ये भी याद नहीं आता कि मैं कभी गरीब था। वो अपनी शान शौकत साज सज्जा अमीरों के साथ रख लेता है, संबंध रिश्ते नाते सब अमीरों से कर लेता है, गरीबी को भूल जाता है। लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई। जो दुख में सुमिरन करे सो दुख काहे क्यों होई। तो लोग ऐसे हैं कि केवल दुख में सुमिरन करते हैं, सुख में सुमिरन नहीं करते हैं। दुख और सुख हर समय प्रभु को याद करना चाहिए। कहा जाता है कि पूछो ना गरीबों से गरीबी क्या चीज होती है। गरीबी इंसान को हैवान बना देती है, दर दर की नाज में ईमान डुबा देती है। लेकिन सही व्यक्ति वही होते हैं जो मानवता का रक्षा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं हिंदू एक हो जाओ, कुछ कहते हैं मुसलमान एक हो जाओ। ये क्यों नहीं कोई कहते हैं कि सारे हिंदुस्तानी एक हो जाओ। अगर हम सभी एक और नेक रास्ते पे चलेंगे तो एक हो जाएंगे। कहा जाता है कि कहीं जाति बनते हैं तो कहीं धर्म बनते हैं, तो कहीं ईमान बनते हैं, तो कहीं हिंदू सिख ईसाई, तो कहीं मुसलमान बनते हैं। लेकिन जो रहमो करम पे चलते हैं वहीं तो एक इंसान बनते हैं। हमें इंसान बनना चाहिए। प्रस्तुत कविता 20 का दांत नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित अन्य कहानियों के संग्रह से लिया गया है। प्रस्तुत कविता में कवि कहते हैं कि सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। स्ट्रीमर एंड बिल्कुल काले रंग की कि उसमें अपना चेहरा दिख जाए। सेन साहब की नई मोटर कार बिल्कुल 7,500 में खरीद कराई है, नई मॉडल है। गाड़ी में कहीं एक धब्बा भी दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की सहमत नहीं है। मिस्टर सेन साहब को इस कार पे नाज है, मिसेस सेन को भी नाज है। उनका कहना है कि गाड़ी के आसपास में कोई खोखा खोखी फटक न पाए। लेकिन गाड़ी को खतरा सेन साहब की लड़कियों से नहीं है। सेन साहब की 5 लड़कियां हैं, आरती, रजनी, आलो, शेफाली। इन लोगों से कोई खतरा नहीं है, मगर सेन साहब का एक बेटा भी तो है जिसका नाम है काशू। प्रस्तुत कहानी में काशू फिल्म का खलनायक है। जो सेन साहब का बेटा है उसका आविर्भाव तब जाकर हुआ है जब उन लोगों को कोई उम्मीद नहीं रह गया था। यानी सेन साहब के बुढ़ापे में एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने काशू रखा प्रेम से।
और इस कहानी का नायक है मदन। मदन गिरधर लाल का बेटा है, जो सेन साहब के कंपनी में एक किरानी का काम करता है, और सेन साहब एक कंपनी कारखाने के मालिक होते हैं। प्रस्तुत कहानी में यही बताया गया है कि गरीबी और अमीरी की लड़ाई में अक्सर अमीर जीत जाते हैं। कब? जब एक गरीब का साथ नहीं देते हैं तब। तो सेन साहब को डर किसी बात की नहीं, डर इसी बात की है कि उनका एक खोखा है जो गाड़ी का कुछ बिगाड़ सकता है, क्योंकि वो मन चंचल है। सेन साहब की 5 लड़कियां, उनको किसी से कोई खतरा नहीं है, कभी लड़ती झगड़ती भी आपस में नहीं, हमेशा पढ़ती लिखती रहती हैं, हंसती मुस्कुराती नहीं है। अगर हंसती मुस्कुराती भी है तो एक तमीज के साथ, किलकारियां नहीं मारती हैं, खेलती भी नहीं है। खेलती हैं तो शाम के साथ, जैसे उन्हें बताया गया कि खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, मगर उसका भी एक समय होता है। अगल बगल में कोई झगड़ा झंझट होता है तो लोग कहते हैं कि एक तुम लोग हो जो हमेशा लड़ती झगड़ती रहती हो। एक सेन साहब की लड़कियां हैं जो आपस में कोई वैर नहीं करती हैं, प्रेम से मिलजुल कर रहती हैं, पढ़ती लिखती हैं। अबे कोई बच्चा कुछ तोड़ फोड़ देता है तो लोग कहते हैं अबे गमला उमला क्या फूल के गमले तोड़ने के लिए बने हैं क्या? कुछ तू लोग ना करते हो, न पढ़ते हो, न लिखते हो, लड़ते रहते। एक सेन साहब की लड़कियां कोई गलतियां नहीं करती हैं, तमीज और तहजीब की ऐसी जीती जागती मूर्त है कि एक उनका मिसाल समझा जाता है। मगर सेन साहब का एक बेटा है खोखा। खोखा फिल्म का खलनायक है, जिसका आविर्भाव तब जाकर हुआ है जब सेन दंपति को कोई उम्मीद नहीं रह गया था। अर्थात खोखा ना उम्मीद बुढ़ापे का तारा था, ना उम्मीद बुढ़ापे का एक नजारा था। वह घर के नियम का अपवाद था, वह जीवन के भी नियम का अपवाद था, क्योंकि वह उसका जन्म बहुत देर बाद हुआ था। जो जीवन के नियम का अपवाद होते हैं, हो सकता है कि वह घर के भी नियम का अपवाद हो, इसीलिए गाड़ी को खतरा था तो सेन साहब के खोखा से था। एक समय की बात है कि सेन साहब के घर कुछ लोग आए हुए थे, लेकिन हर कोई पूछता था कि अब खोखा को क्या बनाने जा रहे हैं, तो सेन साहब कहते थे कि मैं अपने खोखा को अपने तरीके से, अपने ढंग से ट्रेन करूंगा, क्योंकि मैं तो इंजीनियर हूं, इसीलिए मैं अपने खोखा को भी इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। सेन साहब बार बार कहते थे कि मैं अपने खोखा को इंजीनियर बनाऊंगा, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि कोई भी बालक किसी के कहने से कुछ नहीं बन सकता। जब उसके दिलों में अरमान जगेगा, जब उसके दिलों में लालसा होगा, तभी वह कुछ बनेगा। सेन साहब किसी से कहते ना थकते थे कि इंडियन लोग बात नहीं समझते हैं, मैं अपने खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, इसलिए उसे अभी से लगा दिया हूँ कि कंपनी के 1-2 बढ़ई कारीगर मिस्त्री आया करें और उसे ठोक पीट का काम सिखाया करें, जिस वजह से बच्चों की जो उंगलियां हैं अभी से औजारों के वाकिफ हो जाएंगी। ये बात कह के ना थकते थे। एक समय सेन साहब के घर कुछ लोग आए हुए थे और कुछ बातचीत हो रहा था। उसी बीच में एक अखबार बिजनेस वाले लोग भी महोदय आए हुए थे, उनके साथ एक छोटा बच्चा था। उसके कुछ अच्छे स्वभावों को देखकर लोगों ने कहा कि आपका बेटा बड़ा ही समझदार मालूम पड़ता है, होनहार मालूम पड़ता है, बड़ा ही आदर्श बालक है आपका, आप अपने बेटा को क्या बनाना चाहते हैं? ये सवाल अखबार बिजनेस वाले महोदय से पूछा गया, मगर वह इस बात का जवाब देते कि उनसे पहले ही सेन साहब कहते हैं कि मैं तो अपने खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। ये बात बार बार कहते थे और कह कर ना थकते थे। वो कहते थे कि मैं अपने खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, इसीलिए मेरे कंपनी के 1-2 बढ़ई मिस्त्री रोज शाम को आया करते हैं और मेरे खोखा को ठोक पीट का काम सिखाया करते हैं, ताकि मेरे बेटे की उंगलियां भी औजारों के वाकिफ हो जाएं। लोग कहते हैं कि इसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो, मगर स्कूल में भेजने से क्या होगा? समय बर्बाद होगा। समय इतना कहाँ है? मेरे बच्चे को थ्योरी की कोई जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल की जरूरत है, प्रायोगिक की जरूरत है। इसलिए मेरे बेटे की उंगलियां भी औजारों के वाकिफ हो जाएंगी, इसलिए मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। यह बात बार बार कहते थे, ना थकते थे। लेकिन जब अखबार बिजनेस वाले से पूछा गया तो बोले कि मेरा बेटा कुछ बने या ना बने। ये अखबार बिजनेस वाले महोदय का नाम था कि मेरा बेटा कुछ बने या ना बने, बनना या ना बनना तो उसकी अपनी आजादी होगी, लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरा बेटा एक जेंटलमैन अवश्य बने, एक आदर्श पुरुष अवश्य बने। उन्होंने इतनी बेहतर बात बोला। ये आदर्श जवाब पे सेन साहब मन ही मन ऐंठ कर रह गए, मगर कुछ बोले नहीं। अगर बोले भी होते तो बात कुछ और हो जाता। उसके बाद सेन साहब अब जाने का हिकमत भरते हैं, फिर कुछ और लोग भी कहते हैं कि हम लोग भी चलते हैं। सेन साहब आगे आगे निकलते हैं, फिर लोग पीछे पीछे चल देते हैं। तब तक से सेन साहब देखते हैं कि मेरा जो शोफर है, शोफर मतलब कार का ड्राइवर, वह एक बेखामो खाम औरत से उलझ रहा है और उसके साथ औरत के गोद में एक बालक भी है,
जो सोफर पे ताव भर रहा है। सेन साहब कहते हैं कि क्या हुआ? सोफर कहता है कि देखिए ना साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था, देखिए ना साहब मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती, मैंने इसको धकेल दिया, इसीलिए इसकी माँ मुझसे बेवजह का लड़ झगड़ रही है। मदन की माँ सेन साहब से कुछ कहना चाहती थी मगर सथम कर रह जाती है, कुछ कह नहीं पाती है। मदन यह कहानी का नायक है जो अपने आन शान के लिए लड़ता है और खोखा का अंततः 2 दांत भी तोड़ देता है। कहानी है, सेन साहब कहते हैं कि मदन की माँ, मदन को लेकर जाओ। मदन की माँ लेकर जाती है। मदन रो रहा था, उसके घुटने से खून भरा था, शायद सेन साहब का सोफर ने मदन को धकेल दिया था। तब तक से गाड़ी के पीछे से खटखट की आवाज आती है। सेन साहब दौड़ कर जाते हैं तो देखते हैं कि खोखा है, खोखा उनका बेटा काशू। उसको गोद में उठाकर बड़ा पिचकारी मारते हैं, कहते हैं कि देखिए ना सर, मेरा खोखे में अभी से इंजीनियर के लक्षण दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इसने गाड़ी के हेडलाइट वाले बत्ती को तोड़ दिया है। मेरा बेटा देखना चाह रहा था कि गाड़ी के भीतर क्या है। इस खोखा ने इस चीज का पता कर लिया है कि गाड़ी के बत्ती के भीतर क्या है, यह इंजीनियर का लक्षण नहीं है तो और क्या है। ये बात को कह करके ना थकते थे, कुछ लोग चल पड़े। मिस्टर सिंह के गाड़ी की हवा निकल गई थी। उन्होंने जब अगला चक्का को देखा तो बोले कि ये काम तो कासू बाबू का। ये सोफर ने बोला किधर फटक रहे थे कासू बाबू, चलो कुर्सी लेन में लगवा दो। कुर्सी लगता है, मिस्टर सिंह चले देते हैं। मुखर्जी महोदय की गाड़ी सकुशल थी। मुखर्जी महोदय और अखबार बिजनेस वाले महोदय एक ही गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। उसके बाद सोफर कहता है कि सर ये काम कासू बाबू का है, इधर ही घूम फिर रहे थे। तो सेन साहब कहते हैं जाओ गाड़ी में पहले हवा भरो। पंप लाकर हवा भरना शुरू कर देता है। जब तक से हवा नहीं भर पाता तब तक से सेन साहब बेखामो खाम का बात मिस्टर सिंह से करते हैं। उसके बाद जब हवा भर जाते हैं तो मिस्टर सिंह अपने घर जाते हैं और सेन साहब अपनी कंपनी में आते हैं। अपनी कंपनी में आने के बाद बेयारा एक चपरासी होता है, उससे कहते हैं कि जाओ गिरधर को बुला कर लाओ। गिरधर मदन का बाप है जो सेन साहब के कंपनी में एक छोटा सा किरानी है और सेन साहब के अहाते में एक छोटे से घर में रहता है। गिरधर आता है सेन साहब के ऑफिस में और सेन साहब के सामने उस कदर खड़ा हो जाता है जैसे कि माने कि एक खून के जुल्म में कैदी जज के सामने डर कर खड़ा हो जाता है, सथम कर खड़ा हो जाता है। ठीक उसी तरह गिरधर भी डर कर और सथम कर सेन साहब के सामने खड़ा हो जाता है। सेन साहब ने अपना बकबक शुरू किया और कहा कि मदन, बड़ा शौक हो गया है तुम्हारा बेटा, मदन बड़ा शौक हो गया है। ऐसे ही लड़के आगे चल के चोर गुंडा और बदमाश मवाली बनते हैं। गिरधर बेचारा डर कर कभी कभी हाँ हाँ कह देता था मगर कुछ बोल नहीं पाता था। कहते थे कि गिरधर तुम बहुत समझदार हो, तुम मेरी बात को समझ सकते हो कि तुमने अपने बेटे पे अंकुश ना लगाया तो तुम्हारा बेटा आगे चल के चोर गुंडा बदमाश बन जाएगा। लेकिन तुम्हारी जो पत्नी है समझती नहीं है, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे बेटे मदन को मनसोख बना के रख दी है। बेचारा गिरधर कभी कभी हाँ कह देता था। जब आता है शाम में अपने घर तो मदन को पीटना शुरू कर देता है, मदन चिल्लाना शुरू कर देता है, लेकिन गिरधर रुकता नहीं है। मदन इतना तेजी से चिल्ला रहा था कि उसकी आवाज मिस्टर सेन साहब के घर तक भी आ रही थी। तब मिस्टर सेन और मिसेस सेन एक पलंग पे सोए हुए और कहते हैं कि जानती हैं आप, गिरधर एक नंबर का पक्का बढ़िया आदमी है। मदन का यही उपाय है, अगर मदन को मारता पीटता रहा तो मदन सुधर जाएगा। मदन को बिगाड़ दिया उसकी माँ ने। ऐसे ही लड़के आगे चल के चोर गुंडा बदमाश बनते हैं। जो मिसेस सेन होती है उनको अपने पति पर ही गुस्सा आ रहा है मगर अपने पति पर गुस्सा न उतार के कहती हैं कि कमबख्त कैसे कौवे की तरह चिल्ला रहा है, निठल्ला निकम्मा कहीं का। बड़का आता है मेरे कासू का बराबरी करने, मेरा कासू का बराबरी करना चाहता है, गाड़ी को क्यों छुआ। इसी बात पर सेन साहब गिरधर से बोले हुए थे कि गाड़ी एक तो गंदी हो जाती, गाड़ी को छू रहा था इसीलिए सोफर ने धकेल दिया तो तुम्हारी माँ और मर्दन बेवजह का उलझ रहा था। अतः इस बात में उन्होंने एक सफेद पोशी विचार को छुपाए रखा है कि एक अमीर जब किसी की शान शौकत को छू देता है तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन गरीब छू देता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, लोग गरीबी और अमीरी में इतना फर्क क्यों समझते हैं, इसी चीज को हमें समझना है। ये कहानी का तथाफी अर्थ है कि व्यक्ति की इज्जत नहीं होनी चाहिए, उसके व्यक्तित्व की इज्जत होनी चाहिए। चित्र की इज्जत नहीं करो, उसके चरित्र की इज्जत करो। मानव की सम्मान नहीं करो, उसके मानवता की सम्मान करो।
अगर हम मानवता को समझते हैं, हम व्यक्तित्व को समझते हैं, हम चरित्र को समझते हैं, तो शायद हम इस जिंदगी के एक सकुशल भावनाओं को समझ सकते हैं, अन्यथा हम कुछ भी नहीं है। और जो हो सो बाउरंधा दीन दुई चार मरई करी धंधा। उसके बाद बेचारा मदन का आर्ध आर्ध मतलब शिशकन रुक जाता है और रात होते हैं, सब सो जाते हैं। उसके बाद सुबह होता है। सुबह बड़ी ही एक बेढप सा मामला हो जाता है। सुबह के समय जब सुबह का दिन होता है, उसी समय करीब शाम के वक्त बच्चे लट्टू नचा रहे होते हैं बंगले के बगल वाली गली में, और लट्टू मदन भी नचा रहा होता है। और लट्टू नचाते समय कासू आ जाता है, और कासू जब देखता है लट्टू बच्चों को नचाते हुए, तो वह भी लट्टू नचाने के लिए ललक जाता है। अर्थात हंस भी कौओं की झुंड में शामिल होने के लिए ललच जाता है, हंस भी कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललच जाता है। प्रस्तुत कहानी में कासू को कभी नहीं हंस कहा है, और छोटे छोटे जो बच्चे लट्टू नचा रहे होते हैं उनको कौआ कहा है। उसी बीच कासू को भी लट्टू नचाने का ताव आया। लट्टू मांगे भी तो किससे? उसने मदन से लट्टू मांगा, और बड़ा ही रोब में बोला, बे हमें भी लट्टू दे, हम भी लट्टू खेलेगा। अबे अपुन को भी लट्टू दे, अपुन भी लट्टू नचाएगा। ये बात कासू बोलता है मदन से, क्योंकि मदन का बाप जो गिरधर है उसके कंपनी का किरानी है, इसीलिए बड़ा ताव में बोला। मदन भी बेचारा कहाँ मानने वाला था, कल उसी के वजह से पिटाया था, और बोले कि बे हम क्यों दे तुझे लट्टू, मेरा लट्टू है, चल भाग अबे अपने बाप के गाड़ी में जा, तेरे लट्टू है कहा कि तुझको दे, नहीं दूंगा तुझको लट्टू। जब इतना बात बोलता है मदन, तो कासू ना आओ देखा ना ताओ। इसी उम्र में वो अपनी बहनों पे हाथ उठा देता था, अपनी कंपनी के नौकर चाकरों को मार पीट देता था। बड़ा मनसोख था, इतना मनसोख व्यक्ति न कुछ देखा आओ न ताओ, मदन को दो घुस्सा राशिद कर देता है। मदन भी अपने स्वाभिमान के लिए, अपने आन के लिए लड़ने वाला, कहाँ रुकने वाला था, वह भी कासू पर टूट पड़ा। इस कदर टूट पड़ा जैसे मानो कि हड्डी और मांस की लड़ाई के लिए गली के कुत्ते और बंगले के पिल्ले में जो लड़ाई होती है, लड़ाई शुरू हो जाता है। यही लड़ाई अगर महल में हुई होती तो कासू शेर बन गया होता, मगर यह लड़ाई महल में ना होकर बल्कि महल के बगल वाली गली में हुई, और 2 मिनट भी नहीं हुआ तब तक से कासू रोता हुआ चिल्लाता हुआ भाग पड़ा, क्योंकि मदन ने मार कर उसका 2 दांत तोड़ दिया। उसके बीच छुड़ाने के लिए कोई भी नहीं आया, क्योंकि बच्चों में इतनी अक्ल कहाँ है। कहने का ही मतलब है कि अमीरी और गरीबी, अर्थात अमीरों और गरीबों में जब लड़ाई होती है, यानी महल और झोपड़ी वालों में जब लड़ाई होती है, तो महल वाले ही जीतते हैं। कब? जब एक झोपड़ी वाले उनके खिलाफ खड़े होते हैं तब। अर्थात अमीरी और गरीबी में जब लड़ाई होती है तो अमीर जीत जाते हैं। कब? जब एक गरीब का साथ नहीं देता है तब। लेकिन बच्चों में यह अकल नहीं था, वह इस द्वंद्व युद्ध के लड़ाई का मजा ले रहे थे। जब लड़ाई खत्म होता है, जब कासू रोता हुआ भागता है, तो सभी बच्चे डर कर अपने अपने घर भाग जाते हैं, मगर बेचारा मदन जाए तो जाए कहाँ। वह डर जाता है कि कल मैंने केवल गाड़ी को छुआ तो इतना मार पड़ी, आज तो उसका 2 दांत तोड़ दिया, आज कितना मार पड़ेगी, आज की मार सब दिन के मार से ज्यादा पड़ेगी। इसीलिए वह बेचारा घर नहीं जाता है। 8-9 बजे रात तक तो इधर उधर लुका छिपी तरह छुपता रहा। जब 8-9 बजता है तो जाए कहाँ, बेचारा किसी तरह बगल वाली गली से अहाते को पार करके अपने घर में आता है, और आने के बाद उसको भूख लगी होती है, रसोई घर में जाता है, तो जो भी 2-4 रोटी बचा खुचा है उस 2-4 रोटी को खाता है, और खाने के बाद अपने माता और पिता की बात उसको सुनने के लिए दरवाजा जो घर है उसके केवाड़ी तक जाता है, दरवाजे तक। क्योंकि उस दिन मदन का बाप गिरधर चिल्ला उला नहीं रहा था, बल्कि चुपचाप सोया था। उसकी माँ उससे पूछ रही थी कि बोलिए ना क्या बात है, बोलिए ना क्या बात है, कुछ बोल नहीं रहे। गिरधर कहता है बोला ना कुछ भी नहीं। सेन साहब बोले हैं कि कल से काम पे मत आना और मेरा घर भी छोड़ देना, और जो तुम्हारा बचा खुचा पेमेंट है ऑफिस में आकर ले लेना, इसीलिए हम लोग कल से काम छोड़ देंगे, अपने गाँव चले जाएंगे। यही बात बेचारा गिरधर कहता है, बड़ा मायूस होता है। तब तक से जो मदन होता है इस बात को सुनने के बाद पानी पीने के लिए चापेकल के पास जाता है। तब तक से लोटा से उसका पैर टकरा जाता है, और ठन ठन की आवाज सुनकर तुरंत केवाड़ी खुलकर गिरधर बाहर आता है और देखता है कि मदन है। मदन बेचारा दांत भिचो लेता है, दोनों हाथों को छाती से सटा लेता है और कहता है कि आज की मार रोज की मार से ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि मैंने तो कल केवल गाड़ी छुआ तो इतना पीटा, आज तो दांत तोड़ दिया, आज कितना पीटाऊंगा। मदन रोज अपने बाप के हाथों से पीटता रहता था, अर्थात मदन रोज गिरधर के हाथों से अक्सर पीटता रहता था, मगर रोता भी नहीं था।
बड़ा बहादुर लड़का था। यदि मदन पिटाने के बाद रोता भी था तो बड़ा ही बहादुरी के साथ रोता था। वह डर तो जाता है, सिसक जाता है कि आज बहुत पिटाऊंगा, लेकिन ऐसा किस्मत है कि गिरधर जब उसके समीप आता है, मदन पीछे जाता है और दीवार के यहाँ कोने में खड़े हो जाता है, दांत भिचोकर, हाथ छाती से सटाकर। और उस दिन गिरधर उसे मारता नहीं है, बल्कि उसको गले से लगाकर उसको उठा लेता है और उठाने के बाद उसको सहलाने लगता है, बड़ा खुश होता है। मदन को उसने कभी प्यार भी नहीं किया था। मदन इतना खुश था कि आज काश मेरे बाप ने भी मुझे प्यार किया, बड़ी खुश था। वो अपने बाप के हाथों से जिंदगी भर पीटते आया, उम्र भर पीटते मराते पिटाते आया, लेकिन आज अपने पिता के हाथों से प्यार पा रहा है और बड़ा प्रसन्न होता है। गिरधर कहता है कि वाह बेटे, एक तेरा बाप गिरधर है जो सेन साहब की बातों को, डांट को रोज सुनते आ रहा था, एक तू है जो खोखा के दो दो दांत तोड़ दिए। अर्थात अहंकार करने वालों का नाक कटना तो जरूरी है, लेकिन उनका अहंकार का टूटना भी जरूरी है। तूने खोखा के दोनों दांत तोड़ दिए, हाँ हाँ बेटा तूने 20 का दांत तोड़ दिया। अब हम लोग इस कंपनी में नहीं रहेंगे, इस अहाते में नहीं रहेंगे, अपने घर जाएंगे, मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, परिश्रम करेंगे और स्वाभिमान की जिंदगी जिएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति का आन बान शान उसका स्वाभिमान ही होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों। मैंने इस पाठ के एक एक पंक्ति को बड़ा ही दिल से पढ़ाया, हृदय से पढ़ाया। आपके सामने मैंने अपने इस जिगर जान को लगा दिया। अगर यह पढ़ाई आपको अच्छा लगे हो तो आपसे ही अर्ज है कि इस चैनल को जरूर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी यह शुरुआत है। अगर आप लोगों का साथ मिला तो हम आप लोगों के साथ जुड़ेंगे और बेहतर पढ़ाने का कोशिश करेंगे। आपसे ही नम्र निवेदन है, शायद आप इसे स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।